अपने से कुछ दवाएं बनाया जिसका नाम था हैनिमैन। उस सर हैनिमैन की उन बनाई दवाओं ने उसको एक नई पैथी का नाम दिया जिसका नाम था होम्योपैथी। आप लोग भी कभी कभी सब लोग यूज करते हैं होम्योपैथी। जब गांव में चेचक निकलने का समय आता है तो अपने आप लोग अपने बच्चों को होम्योपैथ की दवा। तीसरी विधा है सिद्धा। हमारे देश के सिद्ध संतों के द्वारा सिद्ध की हुई वो प्राचीन इलाज की विधा है जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, जिसका नाम है सिद्ध या सिद्धा। महर्षि अगस्त के द्वारा आज से 7000 साल पहले। चौथी विधा है सोवा रिप्पा। 2700 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा इस देश के पर्वतीय अंचलों में जो इलाज की विधा प्रचलित है उसका नाम है सोवा रिप्पा, जो कश्मीर से लेकर हिमाचल होते हुए देश के सारे पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। फिर है योग और नेचुरोपैथी। आपने देखा इस देश के राज्य के मुख्यमंत्री के गले में हमेशा मफलर रहा करता था, देखा है आपने? याद है? वो मफलर हट गया बाबा। आपने कभी महसूस किया कैसे हटा? मोदी जी ने कहा कि बहुत दवा कर ली यार भाई, चलो नेचुरोपैथी के तरीके से तुम्हारा इलाज कराते हैं। और आज देखिए वो खांसते नहीं है। खांसते हैं? नहीं, हट गया मफलर। दक्षिण भारत के कर्नाटका में एक संस्थान है जिंदल का, वहां उन्होंने जाके अपना इलाज कराया, वो स्वस्थ हो गए। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी का मतलब प्राकृतिक इलाज। प्रकृति जहां है, प्रकृति में क्या है? मिट्टी है, पेड़ है, पौधे हैं। पानी से सेका, पानी से, गर्म पानी से, ठंडे पानी से कहा तो हाइड्रोथेरेपी, इसको जल की थेरेपी कहते हैं। शरीर में मिट्टी लगा दिया, औषधि ले, इसको मड थेरेपी कहते हैं। मड मतलब यही मिट्टी, इसी का घोल शरीर में पोतते हैं। दवाओं से लेप किया तो पंचकर्म, जैसा रंग बहादुर जी का आपने देखा। अभी यहाँ एक विकसित प्रयास करके मैं इनको एक बढ़िया पंचकर्म का पूरा सिस्टम अपनी तरफ से मैं इनको भेंट करूंगा। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से यहाँ पंचकर्म, सिरोधारा, सर पे तेल गिराते हैं, जो गगरी लटकी है ना, उसी में ये मेडिकेटेड तेल, आयुर्वेदिक तेल बना के आपके सर को भिगाते हैं तेल से, सिरोधारा कहते हैं। घुटने का दर्द है, जानू बस्ती कहते हैं। सिकाई बगल में वो लगा के आटा, बीच में तेल भरते हैं, फिर तेल के बाद उसकी भाप से सिकाई करते हैं या आपके बालों से सिकाई करते हैं। कटी बस्ती, जानू बस्ती, कमर की सिकाई किया। ये वो रोग है जिसके लिए लोग कमर की पूरी हड्डी कूला बदला जा रहा है। और वैद्य जी कैसे ठीक कर देंगे? सिकाई से। क्या करेंगे? कटी बस्ती। अधकपारी, जिसको माइग्रेन, मॉडर्न मेडिसिन कहता है माइग्रेन है, सर फटा जा रहा है, पागल हो गए आप, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कि दुनिया की कोई पैथी दावा करती है कि जड़ से ठीक कर दूंगा, वो पैथी है आयुर्वेद की। माइग्रेन का इलाज, बवासीर, करवाते रहिए ऑपरेशन, खाते रहिए दवाई, कोई ठीक नहीं कर सकता। आयुर्वेद का एक डॉक्टर 4 सूत्र विधि से अगर उसने आपके सर्जरी कर दिया तो जीवन में दोबारा आपको बवासीर नहीं होगा। दवा है आयुर्वेद का। लेकिन संकट कहाँ है? भरोसे का। बुखार आया तुरंत दवाई चाहिए, 6 दिन दवाई पीजिएगा तो आपके पास समय कहाँ है? मॉडर्न मेडिसिन की महत्ता को लोगों ने इसलिए स्वीकार किया कि फटाफट का कल्चर है, तुरंत चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए। तो भाई तब तो जो खाइए दवाई, खाया एक के लिए, गया 3। एक रोग का इलाज करते हैं शहर में, उसके साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, दूसरे तरह का प्रभाव। आयुर्वेद की, होम्योपैथ की किसी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता शरीर पर आपके। लेकिन है, लोग कहते हैं कि आपकी किडनी खराब हुई, कोई जड़ी बूटी चूरन चटनी खाया होगा, कहा जाता है। पहला काम डॉक्टर पूछता, अगर आपने कहा किडनी खराब हो गई तो पूछता कि कोई चूरन चटनी, कोई जड़ी बूटी। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं कि आपके गांव के इस
व्यक्ति ने आप सबको इन चीज़ों से, इस विधा से परिचित कराया, और ये आपके आने वाले कल के जीवन की पद्धति है, जीवन शैली में आपके शामिल हो जाएगा। दुनिया ने एक बात और बताओ कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, मिलेट्स ईयर। मोटा अनाज क्या है? हमारे गांव की तरफ कोई अपनी बेटी का ब्याह नहीं करता था, क्या होता था? बाजरा। चाहे बजड़ा देश और लड़की के हमरे का किया, ये हमारी बात को अन्यथा न लीजिएगा, हम लोग सभी लोग गाजीपुर के हैं, लेकिन आज वही मोटा अनाज, वही ज्वार, वही बाजरा। अब देखिए दुनिया में अभी एक शहर ऐसा घोषित हुआ जिसको दुनिया में पानी के लिए 0 घोषित कर दिया। पढ़ा नहीं आपने उस खबर को? पता नहीं किसी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। लिखा भी था। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर ड्राई घोषित कर दिया गया, एक बूंद पानी उस शहर में नहीं है। फिर गेहूं कहां से होगा? फिर कहां से धान होगा? तो बरसात होगी तो क्या छीटेंगे लोग वहां? जौ, बाजरा, रागी, कोदो। अब कोई सुदामा शर्मिंदा नहीं होगा कि कृष्ण से मिलने जा रहा है तो सावा की पोटली लेके जाएगा। शर्मिंदा हुए रहेंगे ना उस दिन। सुदामा जब भगवान अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने जा रहे थे तो उनके पास ले जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, किसी बढ़िया मिठाई की दुकान की मिठाई नहीं थी, न सोना था न चांदी थी, था क्या उनके पास? सावा। और सावा की खीर सारे बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में परोसी जाती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि फिर से ये प्रकृति की साइकिल है जो घूम के आ गई। भारत की उन सारी विधाओं को सारा संसार फिर से नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा। कि भारत कभी मोटा अनाज खाता था तो लोग कहते थे गरीबी और गुर्बत में खाता है। जब शीतला माई की मनौती हो तो सुहारी बने, कौन चीज का? गेहूं का। कोई रिश्तेदार आता था तो कूट पीस के गेहूं बना के रखते थे लोग, तो रिश्तेदारों को किसकी पूड़ी खिलाते थे? गेहूं की। वरना अपने क्या खाते थे? जो भी अनाज था। आप मिक्स दालें खाते थे, लतरी आपकी दाल कहां सबके पास अरहर होती थी। तो जो मोटा अनाज खाने का आपका था वो कभी आपकी गरीबी और गुर्बत थी। लेकिन आज शहरों में चले जाइए, 250 रुपया 300 रुपया किलो क्या बिकता है? सारे मोटे अनाजों की कीमत इतनी ज्यादा है। प्राकृतिक तरीके से पैदा करिए तो और महंगा है। अगर आपने ऑर्गेनिक पैदा किया, खाद नहीं डाला, रासायनिक खाद नहीं डाला, तब आपको याद आती है वो आपके दरवाजे की गाय, वो भैंस, वो जानवर, वो पशु, वो बैल। जब ये आपके दरवाजे की शोभा थे तो आप इन्हीं के गोबर खाद से आप अपनी खेती करते थे, नहीं डालते थे। आप जानते थे यूरिया, आप जानते थे डाई, पोटास, नहीं जानते। पैदावार तो बढ़ गई, घर तो अनाज से भर गया, लेकिन चला क्या गया? आपकी खेतों की पैदावार कम हो गई। आपके ये अनाजों से ये जहर आपके शरीर में चला गया, जिसको देखिए कैंसर। अरे कभी सुना था किसी को कैंसर? आपने बताइए। खान पान ने, हमारी बदलती जीवन शैली ने हमारे जीवन को जहरीला कर दिया है। फिर से उपचार, चलिए अपने जीवन शैली में योग को शामिल करिए, अपने खान पान में मोटे अनाज को शामिल करिए। कोशिश करिए कि अपने खाने की चीजें आप प्राकृतिक, जो आपकी खाद होती है, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो नीम की खली हो, चाहे वो केचुए की खाद हो, जो भी खाद हो प्राकृतिक। जब इन चीजों को, फिर से गाँव में लोगों को शुगर होने लगा, ये लोग खट खट के शरीर में हाड़ हाड़ दिखाई देता था, पेट नहीं भरता था। आज जिसको देखिए उसी को रोग धरा पड़ा है, इसलिए कि आपने श्रम करना छोड़ दिया। अब आप बहुत अच्छा खाने लगे, महीन खाने लगे, मैदा खाने लगे। इसने आपके जीवन को प्रभावित किया। जब भी जड़ में जा रहा है विज्ञान, लोग तलाश रहे हैं कि आखिर में क्यों इतना रोग हो रहा है। उसका कारण पता चलता है कि हमारे जो अनाजों में ये जहरीले रसायन हैं, जो खाद का असर है, वही हमारे शरीर में रोगों को जन्म दे रहा है। तो फिर आपको लगेगा कि योग करना है, आयुर्वेद की दवाएं खाना है और प्राकृतिक तरीके से पैदा किए हुए मोटे अनाज को फिर से अपने जीवन शैली में। 5 किस्म का मिला हुआ आटा लोग खा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही मिलाने की? तो
तो कुल मिला के फिर से लोगों को एहसास हो रहा है कि हमने कुछ गलतियां किया है, कुछ भूलें किया है। मेरे पास दूसरा मंत्रालय है जिसका नाम है फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा। अब आपके खाद्य पदार्थों में जितनी मिलावट है, अब बताइए धनिये में क्या मिला है? बाजार की किसी भी धनिया लाते हैं तो भरोसा है? नहीं है। मसाले पे भरोसा है? नहीं है। अभी आपने देखा कि एक परिवार के लोगों ने एक दिन बाजार का तेल खरीद के खाया, पूरे परिवार की मौत हो गई। क्या मिला था उसमें? तेल में आर्जिमोन मिला। सरसों के तेल में क्या मिलावट कर रहे? भटकैया जो होता है ना, भटकैया, उसको पीस दे रहे हैं, तेल में मिला दे रहे हैं, आर्जिमोन की मात्रा बढ़ जाती है। शुद्ध खाएंगे, एक सात्विक तरीके से आपकी जीवन शैली होगी, तो फिर आपको ऐसे लोगों का महत्व जो इस तरह का काम कर रहे हैं, हम बधाई देना चाहते हैं कि आपके जिले में, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, देखा केले की खेती। मैंने अपनी पंडित जी को बुलाया था अपने गांव पर, इनसे इनकी गांव में मीटिंग कराया। आयुर्वेद के अधिकारी, सारे अधिकारियों को गांव पे ले जाता हूँ, लोगों के बीच में बैठाता हूँ कि भैया इनको समझाइए कि ये क्या पैदा करे। इन्होंने आजकल पूरे जिले में स्ट्रॉबेरी की, ड्रैगन फ्रूट की, न जाने कितनी फसलों की खेती कराना इन्होंने शुरू कर दिया। आज मिर्ची की खेती में आपका जिला अव्वल है, एक्सपोर्ट हो रहा है आपका। बनारस से जो मिर्ची भेजी जाती है गई कहां से? गाजीपुर से आई या तो मिर्जापुर से आई। हम बधाई देना चाहते हैं एक बार फिर से इस पूरी टीम को। ये मेरे मन में था, मैं आपके बुलावे से नहीं आया हूँ, मेरे मन में था कि मैं आपसे मिलने आपके दरवाजे आऊं, आपका घर देखूं, आपका गांव देखूं। हमने उसी दिन आपसे कहा था एक दिन आपके बीच में आऊंगा। मैं भी गांव में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरी भी खेती बाड़ी है। मुझको इन चीज़ों का एहसास है कि कैसे आप अपनी जीवन शैली को बदल के आप प्राकृतिक तरीके से खेती करके ऑर्गेनिक फूड 30 रुपये गाज। वहाँ चंदौली के लोगों ने आजकल ब्लैक राइस पैदा करना शुरू कर दिया। ब्लैक राइस की कीमत 300 रुपया किलो। हम क्या करें? मोटा अनाज पैदा करें, गेहूं और धान पैदा करें, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया। चाहे जीरा पत्ती पैदा किया, चाहे जो भी नाम है, बहुत सा नाम है। ब्लैक राइस। भगवान गौतम बुद्ध के जमाने में सिद्धार्थ नगर के लोग खेती करते थे काला नमक। भगवान गौतम बुद्ध के बाद बहुत सालों के बाद धीरे धीरे उस क्षेत्र में काला नमक का नाम मिट गया था। फिर से सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जिला एक उत्पाद इस योजना को बढ़ावा दिया। आज सिद्धार्थ नगर में काला नमक एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ के सारे किसानों ने फिर से भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए इस प्रोडक्ट को फिर से काला नमक। आप भी अपनी पहचान जब बनाएंगे किसी चीज के लिए, तो पता चला कि आपकी सब्जियां, आपके अनाज, आपके फल दुनिया के बड़े रेस्टोरेंटों में परोसे जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत ऑर्गेनिक इन अनाज का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर होगा। हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े उत्पादक हैं मोटे अनाज के। फिर से सारे लोगों ने मोटे अनाज पैदा करना शुरू कर दिया। पानी कम, रासायनिक खाद न के बराबर और पैदावार भरपूर। तो एक समय ऐसा फिर से उस पूरी पुरानी खेती की, प्राकृतिक खेती की जरूरत है। धरती का पानी का दोहन करते करते हम लोगों ने धरती में अपने पानी के लेवल को बहुत नीचा कर दिया है। पानी का जितना कम उपयोग करिएगा। हमारा ये जो क्षेत्र है ये धान का क्षेत्र नहीं है। धान का मतलब असम, पूर्वोत्तर राज्य, धान का मतलब दक्षिण भारत, यहाँ खूब बरसात होती है। लेकिन जिन इलाकों में पानी कम है, अब हम धान, आइए हम बहुत सारे ऐसे अनाज है जिनसे धान की भरपाई कर सकते हैं। कुल मिला के आज आपके बीच में आकर अभिभूत हूँ और मैं सच्चे मन से आपसे कहूँ कि आज मैं बहुत कुछ सोच के नहीं आया था कि आप पंडाल, मुझको लगा कैसे हम लोग घटिया पर बैठकर 10-20 लोग, 100-50 लोग आपस में बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में जाने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस थी, 18 देशों के लोग अभी गोवा में आए थे। लेकिन उस प्रोग्राम में भी जाकर उतनी खुशी नहीं जितनी खुशी आज आपके बीच में आकर मुझको हो रही है।
मैं तो मुझसे बताते लोग कि मंच माइक पंडाल तो मैं हाथ जोड़ लेता कि आज तो आपके बीच में अपने घर में आ रहा हूँ, आप लोगों से बैठकर कुछ बातें करने। और इन्हीं चीज़ों से लोग किसी को बुलाने में डरते हैं कि नेताजी के बढ़िया माला ना मिलल तब नाराज, नेताजी के बढ़िया व्यवस्था ना। हमने कहा कि आपको मुझको आज यहाँ बढ़िया गुड़ खिलाना चाहिए था, आपने काजू की बर्फी रख दिया। काजू खा खा के तो शहर के लोग बीमार पड़ गए हैं। मैं कुछ सोच के आया हूँ आपके बीच में। आप सबसे विनती है मेरी कि बाजार उपलब्ध है इन चीज़ों के लिए, सरकार एकदम कटिबद्ध है इन खेती को बढ़ावा देने के लिए। आप सभी लोग इन चीज़ों को, आपके बीच में तो ऐसे मसीहा बैठे हैं, ऐसी टीम है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। जहाँ नहीं भी है, अब आंवले का सिर्फ मुरब्बा नहीं बनता, आंवले की बर्फी बनती है, आंवले के जितने भी दवाएं बन रही हैं। इंडस्ट्री लगाना लोगों को मजबूरी बन गई। कहाँ लगाया? प्रतापगढ़ में। पूरा जिला आंवला पैदा करता है। अब केला खाली इटारसी में पैदा नहीं होता, पूरा देश केला पैदा करता है। अब सेब खाली पहाड़ों पर कश्मीर और हिमाचल के सेब नहीं है, सेब अब कहाँ पैदा हो रहे हैं? बिहार और पश्चिम बंगाल में भी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब दौर ऐसा है कि लोग प्राकृतिक तरीके से, आजकल पॉली हाउस खेती होती है, बड़े बड़े सफेद आपने देखा ना टेंट बना के, सरकार फाइनेंस कर रही। बागवानी के लिए बैठे आपको बताएंगे कितना सब्सिडी, कितना छूट, कितने औजार खरीदने के लिए छूट, ट्रैक्टर खरीदने के लिए छूट, तमाम सरकार की योजनाएं, ड्रिप वाटर इरिगेशन, बूंद बूंद पानी से सिंचाई की सुविधा के लिए कितना सब्सिडी है? 90% छूट है। पाइप लाइए, क्यों पूरा खेत भर देंगे? हम उस पेड़ की जड़ में क्यों न बूंद बूंद से पानी डालें? ये वो रास्ते हैं जिनसे दुनिया पानी बचाने का प्रयास कर रही है। और सरकार आपको क्या दे रही है? सुविधा। जितने कृषि के औजार है खरीदने के लिए, आपको जानकारी नहीं है। फसलों का बीमा हो रहा है, अब किसान क्यों आत्महत्या करेगा? इसलिए कि आपकी फसलों का बीमा, आपके पशुओं का बीमा, आप तमाम आपके जिले में भी होंगे जो आपकी जमीन के सॉइल के नेचर को टेस्टिंग लैब, सॉइल लैब है कि नहीं गाजीपुर में? सॉइल टेस्टिंग लैब, जमीन की मिट्टी के स्वभाव को जानिए कि आपकी मिट्टी क्या पैदा कर सकती है। आप नारियल लगाते हैं ना, आपको नारियल कहाँ मिलता है? जहां बहुत बरसात होती है, समुद्र के किनारे के हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं, नारियल आप समझते वहां पैदा होता है। मिट्टी अलग होती है, वहां उसकी पैदावार उन चीजों की अलग होती है। अपनी मिट्टी की जांच करा लीजिए, स्वभाव मिट्टी का जान लीजिए, उसके मुताबिक फसलें बोइए। आज मुझको लगता है कि आप सभी लोग मुझसे ज्यादा जानकार हैं। गांव के लोग तो किसानी, आप तो कहेंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के इतनी बातें मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन जो मेरे पास छोटा सा ज्ञान है, मंत्री हूँ उसी विभाग का, आयुर्वेद का मंत्री हूँ, तो पेड़ पौधों की भाषा, मेरी पढ़ाई भी संयोग से हुई। मैं वनस्पति विज्ञान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एमएससी किया और पीएचडी किया, तो मैं नहीं जानता था कि इन्हीं पेड़ों के विज्ञान का मंत्री बन जाऊंगा, आयुर्वेद का मंत्री। लेकिन आज खुशी होती है कि मेरे विषय का, मेरी पढ़ाई का मुझको थोड़ा सा लाभ मिल रहा है। आज आपके बीच में आकर हृदय की गहराई से अभिभूत हूँ, और मैं जब भी आप बुलाएंगे अपने बीच में पाएंगे। आपकी इस अस्पताल को बेहतर और अच्छा करने के लिए सरकार से कह के मैं जितनी योजनाएं हैं, जितनी तरह की मदद होगी, मैं जाके व्यक्तिगत बात करके इस अस्पताल को और अच्छा करने के लिए प्रयास करूंगा। ललन सिंह जी के गांव में एक अस्पताल बन रहा, सरकार ने जितने पुराने अस्पताल थे, 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, 50 बेड के, प्रत्येक जिला मुख्यालय में आयुष का मंत्रालय एकीकृत हॉस्पिटल बना रहा है। एक ही अस्पताल में आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग और नेचुरोपैथी, 50 बेड के नए अस्पताल उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बन गए हैं। 13 जिलों में 13 मुख्यालयों पे और बन रहे हैं। आपके जिले में शायद मुझको जमीन नहीं मिल पाई है, गाजीपुर में अभी तक जिला मुख्यालय के पास मिल रही है जमीनें, तो बहुत दूर दराज क्षेत्रों में मिल रही है। तो
जितने पुराने अस्पताल हैं उन सबको आयुष वेलनेस सेंटर, 4 बेड का पुराना छोटा अस्पताल अगर आपके दिमाग में होगा तो अब उसको नया वेलनेस सेंटर के रूप में बना रहे हैं। आयुष वेलनेस सेंटर करीब 800 उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग पिछले 6 सालों में 800 अस्पताल ये बना चुके हैं। 11 50 बेड के नए अस्पताल बना चुके हैं। 13 अस्पताल हमारे बन के तैयार हैं। जैसे जैसे जिलों में जमीनें मिलती जा रही हैं, पुराने जो अस्पताल हैं 30 बेड के 25 बेड के, उनको धीरे धीरे नव निर्माण करके उनको भी हम लोग इस लायक बना रहे हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा। 6 साल का जन्म है उत्तर प्रदेश में इस मंत्रालय का। योगी जी के आने के बाद आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना। बहुत काम करने हैं, लेकिन जब आप सब लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे, इसको अपने जीवन में अपना लीजिएगा आयुर्वेद को, तो लगेगा कि रोग से आप बहुत दूर हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तभी भारत एक मजबूत देश बनेगा। इन्हीं कामना के साथ आप सबको बुलाने वाले अपने तमाम उन महानुभावों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि आपने आज मुझको बुलाकर मेरे ऊपर एहसान किया है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। फिर कभी जब भी अवसर मिलेगा आपके बीच में ऐसे आता रहूँगा। गाजीपुर तो बहुत आता हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को एक बार फिर से पूरे इस गांव की जनता को प्रणाम करते हुए, आपको सबको हृदय से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।